तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यकीन करते हैं कि आप लोगों को जो है कि ये सेशन से काफ़ी लाभ पहुंच रहा होगा और ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में सेशन को ख़त्म करने से पहले। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो वाला क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन था कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है। तो इस क्वेश्चन को जो है कि आज हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से उठाए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि लाल रक्त कणिका विहीन मतलब कि आरबीसी के बारे में पूछ रहा है कि आरबीसी जो है कि किसमें नहीं पाई जाती है। विहीन मतलब कणिका विहीन कहने का मतलब कि उसमें आरबीसी की मात्राएं नहीं होती है। मैंने जो है कि बार बार आप लोगों को बताते हैं कि ब्लड जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी के कारण ही जो है रक्त का रंग जो है कि लाल होता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑलरेडी आप लोगों को ये बात पता होगा। तो इन चारों में से कोई ऐसा जंतु है जिसमें कि आरबीसी की मात्रा नहीं होती है, उसका ब्लड जो है कि लाल नहीं होता है। तो वो कौन सा आंसर होगा आप लोग को टिक करना है। ये जो है कि 67th जो है कि बीपीएससी हुआ था ना, 67th बीपीएससी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेढक में या फिर मोर में, मोर यहाँ दिया हुआ है, मेढक में या केंचुआ में या सर्प में या फिर मोर में किसमें आरबीसी की मात्राएं नहीं होती, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मेढक दिया हुआ है ऑप्शन। तो मेढक के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है। मेढक जो है एक उभयचर वर्ग की प्राणी में आता है। उभयचर, उभयचर कहने का मतलब हुआ ना, उभयचर लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उभयचर कहने का मतलब जो जल के साथ साथ जो है कि स्थल पर भी निवास करता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रेग्रीना। राना ट्रेग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, उसी तरह से वैज्ञानिक नाम मेढक का भी होता है राना ट्रेग्रीना। केंचुआ, तो केंचुआ ही एक ऐसा जंतु है जिसमें कि आरबीसी नहीं पाई जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो केंचुआ में आरबीसी की मात्रा नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केंचुआ जो है कि पूछा जाए अगर किस संघ का प्राणी है, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं ना उसको टोटल के टोटल 10 संघों में विभाजित किया गया है। वो बायोलॉजी वाला सेगमेंट हम पढ़ा है, उसमें आपको टोटल बता दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि इसको जो है कि वर्ग उभयचर में रखा गया है। केंचुआ जो है एनीलिडा वर्ग का है, एनीलिडा वर्ग का प्राणी है, ठीक। अब केंचुआ में ही आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी वो नहीं होता है। और सर्प दिया हुआ है। तो सर्प जो है कि सारी सिर्फ वर्ग जिसको कि रेप्टिलिया बोला जाता है, जो रेंग कर चलता है, रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दिया हुआ है मोर। तो मोर जो है कि एक संघ आता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा संघ का ये प्राणी है, कॉर्डेटा, ठीक। कॉर्डेटा एक संघ का नाम है। हम बताएं टोटल 10 संघ होता है, उसी में समस्त जीवों को रखा गया है। तो उसमें जो है कि हम बताएं उभयचर वर्ग में मेढक आता है, केंचुआ जो है कि एनिलिडा में, रेप्टिलिया में सर्प और कॉर्डेटा में मोर आता है। तो यहाँ पर हमको क्या टिक करना था कि वैसे जीव का नाम बताइए जिसमें कि आरबीसी नहीं होती है। याद रखिएगा केंचुआ में जो है कि आरबीसी नहीं होती है। केंचुआ का रक्त जो होता है वो क्या लाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के समक्ष ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। आप लोग जो कपड़ा साफ करते हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विपरीत परासरण, दूसरा है प्रसार, तीसरा है अपकेंद्रण, चौथा है अपवहन। तो पहला दिया हुआ है विपरीत परासरण। तो विपरीत परासरण प्रक्रिया क्या होता है, इसको जो है कि रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है इंग्लिश में, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। अब उल्टा परासरण भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। तो विपरीत परासरण कहने का मतलब हुआ, आप एक कंसेप्ट को ध्यान रखिए, यहाँ पर रखिए, देखिए हम समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई बांध है, ठीक है, ये बांध है पानी वाला, यहाँ पर पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। एकदम आप लोग ध्यान से देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए। और यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा पानी का भाग है। एक मिनट, हाँ तो देखिए हम बता रहे थे कि ये कोई बांध है पानी वाला, और ये जो है कि लबालब इसमें पानी भरा हुआ है, और नीचे इतना ही पानी। अगर इस बांध को यहाँ से हम काट देंगे तो क्या होगा, इस बांध को काटने के बाद ऊपर वाला जो जहां मात्रा है ज्यादा
वो जो है कि नीचे सरकना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। लेकिन ये कहलाएगा परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये बांध बंधा हुआ है और इसको जो है कि यहाँ पर से हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर हम कोई बल लगा दिए, यहाँ पर बल लगा दिए, पूरा पानी में ही बल लगा दिए जहां कम मात्रा है, मतलब कि यहाँ से कृत्रिम दाब या ताप पैदा करके जो है कि ये वाला पानी को हम उल्टा भेजना शुरू कर दिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ इसको भेजना शुरू कर दिए, तो वही प्रक्रिया कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि कृत्रिम ताप या दाब पैदा करके जो है ना, आरओ, घर में आप देखते होंगे आरओ जिसको बोला जाता है, फिल्टर जो पानी पीते हैं आप लोग, तो आरओ इसी प्रोसेस से कार्य करता है। तो उसका क्या काम होता है कि अशुद्धि मिले हुए सांद्र जल से जो है ना, जहाँ की एक सांद्र जल होता है जो कि अशुद्धि, सांद्र कहने का मतलब हुआ गाढ़ा, तो गाढ़ा जल जिसमें कि कुछ कचड़ा उचड़ा मिला हुआ है, तो कचड़ा मिला हुआ जल से जो है कि शुद्ध जल की ओर भेजना आरओ का कार्य होता है। समझ गए ना, अशुद्ध जल जो होता है उसकी मात्रा कम होती है और बढ़िया वाला पानी का मात्रा थोड़ा सा अधिक होता है, तो कम से अधिक की ओर भेजना ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। इस एग्जांपल से आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कि हम मंझोबड़ी इसको यहाँ भेज रहे हैं, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर भेजना ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। आरओ जो होता है ना घर में, आरओ जिससे फिल्टर करके पानी पीते हैं, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक दिया हुआ प्रसार। तो प्रसार कहने का मतलब नहीं होता है कि पूरा का पूरा फैल जाना, नहीं कहता कि एकदम पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। तो प्रचार प्रसार यही है प्रसार। अगर किसी घर में जो है कि अगरबत्ती आप यहाँ पर जला दीजिएगा तो दूसरे जगह पर भी उसका सुगंध चल जाता है। मतलब कि एक चीज का फैलना ही जो है ना केंद्रीय बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जो आप अगरबत्ती इसको जला दिए, अगरबत्ती है जल रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसकी महक इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, चारों बगल फैल जाएगा। तो किसी केंद्रीय बिंदु से लेकर के किसी दूसरे जगह किसी की महक को जाना, यानी कि फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। प्रसार आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अगरबत्ती को जलाना कमरे में। एक यहाँ पर हम बोल देते हैं सिर्फ कंसेप्ट को, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, क्वेश्चन कम होता है। ठीक, तो हम बोल देते हैं ना कि अगरबत्ती को किसी एक कोने में जलाने से दूसरे कोने का भी महक जाना, इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रसार का। अपकेंद्रण दिया हुआ है, तो अपकेंद्रण बल, अभिकेंद्रण बल आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे। तो अपकेंद्रण बल बोला जाता है कि केंद्र से बाहर की ओर फेंकने की प्रवृत्ति को ही अपकेंद्रण बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक, अब ये सेंटर पॉइंट जो है कि यहाँ से जो है कि कोई चीज को बाहर निकाल रहा है ना, तो वही कहलाएगा अपकेंद्रण। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब ये सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ से कोई चीज को खींच करके अंदर ला रहा है, तो ये कहलाएगा अभिकेंद्रण। ठीक, ध्यान रखिएगा कि केंद्र से बाहर की ओर फेंकने वाली प्रवृत्ति जो होता है अपकेंद्रण कहलाता है, अपकेंद्रण। और केंद्र की ओर खींचने वाली प्रकृति अभिकेंद्रण। भी कहने का मतलब है कि भीतर वो ला रहा है, अप मतलब कि बाहर फेंक रहा है, तो वही बोल रहा है कि वाशिंग मशीन। तो वाशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते होंगे कि वाशिंग मशीन जो है कि वो कोई मतलब कि बाहर की ओर कचरा को निकाल करके ऊपर छान देता है, ऊपर फेंक देता है, तो अपकेंद्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखते होंगे कि कोई जो है कि दूध जो होता है मत्था जाता है उसको, तो मलाई जो है कि ऊपर आ जाती है। कोई भी चीज का ऊपर आना, इतना समझ लीजिए क्या कहलाएगा, अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण में एग्जांपल दे सकते हैं मक्खन वाला, वही दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, या फिर वाशिंग मशीन की एक पद्धति है जो कि किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक दिया हुआ है ऑप्शन अपोहन। अपोहन को इंग्लिश में डायलिसिस बोला जाता है, डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस याद रखिएगा, इंग्लिश शब्द है डायलिसिस, इसको अपोहन बोला जाता है। तो जब आपके जो है कि किडनी, जिसको हिंदी में गुर्दा बोला जाता है, तो किडनी का शरीर में क्या कार्य होता है, किडनी का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो आपके किडनी जो है आपके शरीर में रक्त को शुद्धिकरण करने में सक्षम नहीं है, मतलब कि रक्त को फिल्टर करने में किडनी कारगर नहीं है। तब जाकर के आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वही जो है कि प्रक्रिया अपनाकर आपके रक्त को जो है कि शुद्ध करता है, वही विधि कहलाता है क्या चीज, अपोहन। तो अपोहन क्या होता है, रक्त को शुद्ध करने की एक पद्धति है, मतलब कि रक्त को शुद्ध करने की पद्धति, यहाँ लिख देते हैं, रक्त को शुद्ध करने की पद्धति।
रक्त को शुद्ध करने की पद्धति डायलिसिस कहलाता है, अपोहन कहलाता है। तो हमसे पूछा गया था वॉशिंग मशीन का कार्यकारी थ्योरी कौन सा है, तो आपके अंदर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, सारा हीरोगिरी निकाल देगा आपका। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, इस चीज को पकड़ना है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि प्रकाश की गति क्या चीज में सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया था ये जो है कि 67th बीपीएससी का एग्जाम में जो है कि री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश की गति जो है कि निम्न में से किस में जो है कि सबसे कम होता है। तो प्रकाश सबसे पहले होता क्या चीज है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। प्रकाश जो है कि एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे कि किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर प्रकाश चला जाए तो हम आंख के सहायता से नहीं देख सकते हैं। देखने में जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, तो प्रकाश का है। ये नहीं कि आंख का है, आंख का भी है, लेकिन दूसरा प्राथमिकता है। और रात में आपको कुछ नजर आता है, नहीं आता, क्योंकि वहां पर प्रकाश ही नहीं होती है। घर में आप सो रहे हैं, बैठे हैं, लाइट डायरेक्ट कट गया तो कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, जिससे कि हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा ना कि प्रकाश का जो है ना कि अगर पूछ देगा कि किस तरह का तरंग है, तो ये कि विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आता है। और प्रकाश का जो है, प्रकाश का गति और तरंग दैर्घ्य चेंज हो सकता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश के बारे में, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रकाश जो है कि एक प्रकार का ऊर्जा जिससे देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आप लोग इस चीज को सुन लीजिए, ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक। इसका जो है ना गति या तरंग दैर्घ्य जो है ना वो चेंज हो सकता है। यहाँ चेंज लिखा हुआ मतलब बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति इसकी जो होता है ना, प्रकाश की आवृत्ति, वो जो है कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यहाँ पर लिख देते हैं नो चेंज। मतलब कि ये जो है ना, इसका गति और तरंग दैर्घ्य प्रकाश का चेंज हो सकता है, आवृत्ति इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग की ये श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन, हमको निकालना था क्या था कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की गति जल में होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो सर्वाधिक है। वायु में होता है जो कि 2.9 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना ध्यान रखिएगा। ये चारों का जो है कि हम मान दे दिए हैं। तो इसमें देखिए कि कौन सा मान सबसे कम है। 2.25 है, 3 है, और यहाँ पर 2.9 है, यहाँ 2 ही है, ठीक। ये जो है कि 2.25 गुने 10 के पावर 8 है, ये 3 गुने 10 के पावर 8 है, ये लमसम 3 के आसपास है, 2.9 है, ठीक। तो ये 3 के आसपास है, यहाँ पर 2 ही है। तो कांच का में होता है ना, ये चारों ऑप्शन में कांच जो था वो उसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती थी। तो आप लोग को ये एग्जैक्ट डाटा अगर याद रहता तो इसका आंसर जो है कि क्लिक कर सकते थे। ये डाटा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में, क्योंकि इन चारों में कांच की जो है कि प्रकाश की गति सबसे कम होती है, कांच में। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। आप लोग एक बात बताइए कि धरती जिस रेट से घूम रही है, मतलब कि 24 घंटा में एक बार जो है कि पूरा का पूरा घूम जाती है, ठीक। उसकी गति को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि 24 घंटा में जो एक बार घूम रही है ना, अगर इसकी गति को बढ़ा दिया जाए कि 15 घंटा में एक बार घुमा दिया जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज जान लीजिए कि बीचों बीच से पृथ्वी के गुजरता है, उसको भूमध्य रेखा बोलता है। उसको जो है कि 23.5 मतलब कि थोड़ा सा ऊपर जाइए, उसको कर्क रेखा बोला जाता है। ध्यान देते जाइए, सिर्फ कर्क रेखा, ठीक। आइए जो है कि भूमध्य रेखा, ठीक। रेखा यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ जो नीचे है वो मकर रेखा है, मकर रेखा, ठीक। अब ऐसे करके आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर इस टाइप से फिगर थोड़ा बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। पृथ्वी के अगर ग्लोब को हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ये जो है कि अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो है कि देशांतर रेखाओं को हम बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। ये देशांतर रेखा है, ठीक। तो अगर जो पूछा क्या गया है कि यदि धरती के घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ये जो है कि बीच बीच से जो काट रहा है ना, वो भूमध्य रेखा कहलाएगा। भूमध्य रेखा यहाँ लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक ने। और ये जो है ना, ये सबसे लास्ट वाला जो है ना, वो ध्रुव है। ये सब ध्रुव है, समझ गए ना, जो कि इसके बाहर वाला क्षेत्र है ना ग्लोब का, वो ध्रुव है।
तो यहाँ पर जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि वजन जो होता है कोई भी पिंड का सबसे कम होता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर जो है ना वो ऐसे भी जो है कि वजन कम ही रहता है, और गति को अगर जो और ज्यादा घुमाइएगा ना, मतलब कि गति को और बढ़ा दीजिएगा, घूमने की गति को, तो वजन पहले से ही कम रहता है और सर्वाधिक कहाँ रहता है, ध्रुव पर रहता है, तो और भी वजन जो है कि कम जाएगा। अगर जो पृथ्वी घूम रही है 24 घंटा में एक बार, जितना गति से घूम रही है, अगर उसका 17 गुना जो है कि रफ्तार को और बढ़ा देंगे ना, 17 गुना रफ्तार को बढ़ा देंगे, तो जो है कि भूमध्य रेखा पर कोई भी वस्तु को ले जाएगा, उसका वजन जो है कि 0 हो जाएगा। जितना रफ्तार से घूम रहा है उसके रफ्तार से 17 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी घूमना शुरू कर दिया ना, तो कोई भी वस्तु 1 मन हो या फिर 50 केजी हो या फिर 50,000 किलो का वस्तु ले जाएगा, उसका वेट जो है कि 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये सब कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, और ज्यादा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ बातों को आपको हम बताते हैं, उस बात को ध्यान कीजिए कि पृथ्वी का जो सतह है जहां पर हम लोग चल रहे हैं ना, सतह से या तो नीचे आप जाइए या फिर ऊपर जाइए, वजन घटेगा। सतह से ऊपर या फिर सतह से नीचे जाने से जो है कि कोई भी पिंड का वजन जो है कि घटता है। सर्वाधिक वजन की बात किया जाए तो 2 ध्रुव पर होगा। एक चीज ऐसे कंसेप्ट थोड़ा सा हम आपको नॉलेज के लिए बताते हैं कि कोई भी चीज ऊपर में रखा है, जैसे कि आपके सर पर रखा हुआ कोई भी चीज है, तो आपको नहीं कहते हैं कि सर पर जो है कि रखा हुआ है तो जो है कि वजन ज्यादा लग रहा है, मेरा माथा दर्द कर रहा है, मतलब कि ऊपर कुछ कोई चीज रखा रहा है तो वजन जो है कि ज्यादा ही रहता है। तो इतना ध्यान रखिए कि ऊपर वाले भाग को ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव पर जो है कि सर्वाधिक वजन रहेगा। इसी पर अगर जो कोई भी वस्तु को रख दीजिएगा तो वजन जो है कि सर्वाधिक रहेगा। सबसे कम कहाँ रहेगा, बीचे बीच में रहेगा। समझ गए ना, बीचे बीच में सबसे कम रहेगा, अर्थात भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन इसको बोला जाता है। आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमसे जो पूछा गया था क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी से संबंधित जो है कि मतलब कि द्रव्यमान से ही संबंधित एक जो है कि न्यूटन का नियम आता है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है ना, वो दोनों वस्तुओं के गुणनफल के बराबर और उसके बंध के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको बताते हैं और इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछता है। मतलब कि कहा गया अगर जो कोई वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, तो पूछा जाए कि ये दोनों के बीच जो है कि आकर्षण बल कितना लग रहा है, और ये दोनों के बीच जो है कि दूरी मान लीजिए कि r है, और ये वस्तु का नाम है m1, ये वस्तु का नाम है m2। तो कोई भी 2 वस्तुओं के बीच में बल कार्य करता है, आकर्षण बल। आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि 2 वस्तुओं के बीच हमेशा अट्रैक्शन होते रहता है। तो अट्रैक्शन फोर्स का मान अगर जो पूछा जाए ना तो होता है m1, पहला वाला पिंड, ये पहला वाला पिंड है, पिंड है, ठीक ध्यान रखिएगा। m1 गुने m2 बटा ये जो बीच की दूरी होता है ना, वो दूरी का जो है कि स्क्वायर होता है। ये r रखे थे ना, तो r का वर्ग कर दीजिएगा ना। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो मान है ना, वो दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब है कि दोनों का अगर मान बढ़ाइएगा तो फोर्स का भी मान बढ़ जाएगा, और इसके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि इसके बीच की दूरी अगर जो और भी बढ़ा देंगे ना, ये 5 से अगर जो यहाँ पर 10 कर देते हैं, यहाँ पर वस्तु को लेकर चलाते हैं, तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है कि 5 था पहले, अब 10 कर दिए ना, तो आकर्षण बल का मान भी घट जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखिए, जितना नजदीक लाएगा उतना जो है कि जल्दी जल्दी वो खींचेगा। चुंबक वाला एग्जांपल से भी ऐसे समझ सकते हैं, जितना नजदीक रहता है वो फटाक से खींच लेता है, दूर रहता है तो थोड़ा सा देरी में खींचता है। तो मतलब कि फोर्स जो होगा वो पहला वस्तु और दूसरा वस्तु के गुणनफल के समानुपाती, मतलब ये दोनों का जो है कि गुणनफल कीजिएगा, और ये दोनों का मान जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स का मान रहेगा, और दूरी जितना ज्यादा रहेगा फोर्स का मान उतना कम रहेगा। ये जो है कि न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से जाना जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो हमसे जो पूछा गया था उस पर आते हैं कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जरा इस हल्का क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है।
मतलब कि सदिश राशि जो नहीं है उसको हमको चुन लेना है। 3 सदिश राशि है और जो नहीं है उसको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सदिश राशि वैसे राशि को बोला जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, और अदिश राशि वैसे राशि को बोला जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो अर्थात मैग्नीट्यूड हो और उसमें दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक, तो कुछ सदिश राशियों के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें जो है कि ब या फिर व की मात्रा आ जाए वो लगभग लगभग जो है कि सदिश ही होता है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, माइंडसेट है याद करने का, इसको कंसेप्ट से जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि विद्युत धारा में ब की मात्रा आती है लेकिन वो सदिश ना होकर के अदिश है, वो सब एक्सेप्शन में लेकर के आप चलिएगा ट्रिक में। ठीक है, तो ट्रिक याद रखिए कि जिसमें ब या ब होता है वो लगभग लगभग जो है ना वो हमेशा ज़्यादा ऐसा जो है कि प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सदिश ही होता है। तो इसमें जो है कि हमको सदिश नहीं चुनना है, तो गति गति ही जो है कि अदिश राशि की श्रेणी में आता है, मतलब कि ये सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेग वेलोसिटी हो गया, बल घूर्ण जिसको टॉर्क बोला जाता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है, ये सब जो है कि सदिश राशियां हैं, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कि सदिश की श्रेणी में आती है। अदिश राशि की कुछ हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, गति हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब जो है कि विद्युत धारा, बल आघूर्ण तो सदिश में आ जाएगा, विद्युत धारा हो गया, दूरी हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब जितने भी नाम आप हम अभी लिए वो सब अदिश राशियां हैं, सदिश में आ जाएगा। आपका वेग होगा, बल होगा, संवेग होगा, उसके बाद बल आघूर्ण होगा, उसके बाद कोणीय वेग होगा, विस्थापन होगा, ये सब जो है ना वो सदिश राशियां की श्रेणी में आती है। तो हमसे पूछा गया था सदिश नहीं है, तो गति जो है सदिश नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बा छोटा लेकिन बा एकरा में दम। तो देखा आप लोग कि कैसे इसका आंसर हम देते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? आप लोग गति का नियम में सिर्फ और सिर्फ न्यूटन का गति का नियम पढ़ते होंगे कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरे नियम और तृतीय नियम। लेकिन गति को जो है कि सबसे पहला बार जो है ना वो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। वो कैसे? पहले जो है ना प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही थी कि जो है कि पृथ्वी जो है कि वो सेंटर में है और पृथ्वी को ही चक्कर अन्य ग्रह लगाते हैं। ठीक, लेकिन गैलीलियो के द्वारा आपको पता हुआ कि दूरबीन का आविष्कारक जो है ना वो गैलीलियो है। दूरबीन का आविष्कारक जो है ना खोज किया था, आविष्कार किया था, वो गैलीलियो किया था। तो गैलीलियो दूरबीन के द्वारा देखा ना कि पृथ्वी तो चक्कर लगा रहा है सूरज का, मतलब कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है सब ग्रह और उसमें से एक पृथ्वी भी है। तो ये जो है कि जाकर के थ्योरी को ही चेंज कर दिया। समझ गए ना? पहले क्या था कि सूरज उरज जो है चक्कर कौन किसको लगा रहा हो? पृथ्वी का। पृथ्वी जो है एकदम अस्थिर है, वो हिल डुल नहीं रहा है, वो उसमें गति ही नहीं है। पहले से ये प्रचलन चलती आ रही थी। लेकिन जब से गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया तो इन्होंने देखा दूरबीन से कि पृथ्वी जो है वो तो चल रही है, सूरज जो है कि सेंटर में है। तब जाकर के गति से संबंधित सबसे पहला बार परिभाषा जो है गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 7वां की ओर बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के सामने कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अपेक्षिकता का सिद्धांत को ही जो है इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है कि आइंस्टीन के द्वारा जो है कि 1915 में दिया गया था। इस सिद्धांत में, अपेक्षिकता के सिद्धांत में बताया गया था कि इसमें जो है कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण के बीच जो है कि संबंध को जो है कि जोड़ करके और अध्ययन करके अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण एवं त्वरण के बीच अध्ययन से जो है कि गुरुत्वाकर्षण एवं त्वरण के बीच अध्ययन से जो ये सिद्धांत निकल कर आता है अपेक्षिकता का सिद्धांत, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1915 ईस्वी में दिया गया है। एक आइंस्टीन के द्वारा सबसे फेमस थ्योरी में से एक थ्योरी है E इक्वल टू mc²। आप जानते होंगे E बराबर होता है mc²। E जो है एनर्जी को डिनोट करता है, m जो है कि मास को डिनोट करता है, और c जो है कि प्रकाश के वेग को डिनोट करता है। मतलब कि ऊर्जा जो होता है ना वो मास और प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में ही दिया गया था।
तो हमसे पूछा गया था कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया है। ऑप्शन बी में दिया था आइजक न्यूटन, तो आइजक न्यूटन जो है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम बताएं F बराबर m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है, वो वाला नियम और गति से संबंधित तीन थ्योरी जो है वो दिया था। एक है मैडम क्यूरी, इसमें फेमस नाम जो कि रेडियो सक्रिय तत्वों के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो जो पूछा गया था बस उसके आंसर पर आते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है कि अपेक्षिकता के सिद्धांत के जन्मदाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप लोग बोर्ड पर जरा इस मजेदार और बवाल वाले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए ध्यान से। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव अर्थात पोटेंशियल परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव या पेल्टियर प्रभाव। पहला ऑप्शन दिया हुआ है थॉमसन प्रभाव। तो थॉमसन प्रभाव क्या होता है, जो ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनिए कंसेप्ट को। अगर जो है कि एक ही धातु के दो तारों को ले करके, मान लीजिए एक धातु एल्युमिनियम का इतना बड़ा तार लिए, ठीक, दूसरा एल्युमिनियम का तार हम इतना बड़ा ही लिए, दोनों का सेम लंबाई है। एकदम ध्यान से बोर्ड पर आप लोग देखिए, थॉमसन प्रभाव आपको एकदम समझ में आएगा। दोनों जो है कि एल्युमिनियम का तार है, दोनों जो है कि एल्युमिनियम का तार है। अब इस एल्युमिनियम के तार को जो है कि ए वाला सिरा जो है ना, इसमें हम जोड़ दिए, ठीक, मतलब कि मान लीजिए कि ए एल्युमिनियम के तार के सिरा को ऐसे करके जो है कि हम ए वाला जो है कि जोड़ दिए इसको। अब ए सिरा को मोड़ करके जो है कि फिर से जोड़ दिए, मतलब कि हम ऐसे करके मान लीजिए कि एक सिरा को ऐसे मोड़े और दूसरा सिरा को ऐसे मोड़ करके जो है कि यहाँ पर इसका जोड़ हो गया और यहाँ पर जोड़ हो गया। आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा कि ए जो है कि एक अलग तार था, ए एक अलग तार था। अब जहां जोड़े हैं ना, ये वाला जोड़ वाला जो भाग है ना, उस पर जो है कि अगर जो तापमान हम उसका जो है कि कोई भी चीज से तापमान को बढ़ा दें, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर जो हम कर देते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम बाहर से इसको देते हैं, दो अलग अलग तापमान पर रखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ का कर देते हैं, तो जो है कि ये तार में जो है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, इसमें धारा चलना शुरू कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही है थॉमसन प्रभाव। अब यही हमसे पूछा गया था, ध्यान दीजिए कि एक ही तत्व के दो अलग अलग तारों को जोड़ करके अगर बंद परिपथ का निर्माण किया जाए और उनके जंक्शनों पर जो है कि अलग अलग तापमान पर जो है कि गर्म किया जाए, तो उसमें जो है कि धारा प्रवाहित होने लगती है। यही प्रभाव जो है कहलाता है थॉमसन प्रभाव। यही चीज लिखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा भाषा में। एक संवाहक जो चलने वाला के तापक्रम परिवर्तन के कारण, मतलब कि ये वाला टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा, ध्यान दीजिएगा, इनमें विभव परिवर्तन होने लगता है, मतलब कि इसमें जो है कि पोटेंशियल शुरू हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन प्रभाव। एक जो है कि इसी से मिलता जुलता प्रभाव है ये सीबेक प्रभाव, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। सीबेक प्रभाव क्या होता है, एकदम दोनों जो है कि एक ही तरह का जो है कि कंसेप्ट बनाता है, लेकिन बारीक अंतर है। सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव में बारीक अंतर बताते हैं। थॉमसन प्रभाव में मैंने क्या बताया कि एक ही धातु के अलग अलग तार, लेकिन जो है कि सीबेक प्रभाव में जो है कि दो अलग अलग धातुओं के तार को अगर जो इसी तरह से जोड़ करके बंद परिपथ का निर्माण कीजिएगा ना, क्लोज सर्किट का निर्माण कीजिएगा और अलग अलग टेम्परेचर पर रखिएगा दोनों सिरों को, तो वहां से भी जो है कि विद्युत वाहक बल या फिर धारा की उत्पत्ति हो जाती है और इस घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक जो है कि इस तरह से तार लिए हम एंटीमनी का, एंटीमनी जो है कि एंटीमनी एक प्रकार के धातु है, और एक प्रकार का धातु हम लिए बिस्मथ। इसका एग्जाम्पल में यही फेमस है, एंटीमनी और बिस्मथ। बिस्मथ एंटीमनी और बिस्मथ, और यहाँ पर जो है कि जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए। इसका तापमान मान लीजिए कि 120 डिग्री टेम्परेचर रखें और इसका 160 डिग्री टेम्परेचर रखें, ये वाला जंक्शन को, और यहाँ पर ताप को जो है कि गर्म कर कीजिएगा। कुछ देर के बाद जो है कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, समझ गए नहीं, इसमें धारा करंट की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। ये जो है कि सीबेक प्रभाव, दो अलग अलग तार और एक ही तरह के तार में जो है कि थॉमसन प्रभाव को मार करके आ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है। इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए आप लोग। दिया हुआ है कि कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी के उदाहरण इनमें से कौन है? कुछ ऐसे जो है कि ऑक्साइड हैं, ये ऑक्साइड का नाम दिया हुआ है, जो अम्ल से या फिर क्षार से
दोनों से नहीं, या फिर अम्ल से या फिर क्षार से अभिक्रिया करके लवण मतलब कि नमक या फिर जल को बना देते हैं और उसे जो है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो वही उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन है जो चुनना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से जो है ना हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर टिक करते हैं कि एल्युमिनियम Al2O3 और ZnO जो है कि उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि अम्ल या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल से करेगा Al2O3 और क्षार से करेगा ZnO, ये क्रमशः दिया हुआ है। तो जो है कि नमक और पानी बनाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो है कि Al2O3 प्लस जो है कि HCl जो कि एक प्रकार के अम्ल है, इससे अगर जो अभिक्रिया कर लिया तो फिर क्या बनाएगा आप लोग खुद सोचिए कि AlCl3 जो कि एक प्रकार का जो है कि लवण है, इससे जो है कि AlCl3 बनाएगा और H2O जो है कि जल बनाएगा। ये एक प्रकार का जो है कि लवण है या फिर इसको बोल सकते हैं नमक। लवण को ही नमक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कि जल है। अगर जो एक रिएक्शन हम करवा दें इससे ZnO के साथ तो क्या होगा आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम मिटाते हैं थोड़ा सा इसको। देख लीजिए कि Al2O3 प्लस HCl जो है कि रिएक्ट करेगा तो AlCl3 प्लस H2O का निर्माण करेगा, ठीक। और अगर जो ZnO प्लस अभी किससे हमको करवाना है, क्षार से, तो क्षार का एग्जाम्पल हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये प्रक्रिया करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करने के बाद जो है कि ZnO2 बनाएगा, ZnO2 बनाएगा और प्लस जो है कि H2O जल का निर्माण करेगा। ये एक लवण है और ये जल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड है। और ये जो है कि एक प्रकार का क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, ठीक। एक रिएक्शन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप लोग बार बार सुनते होंगे और 10th में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ जो है कि प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि HCl प्लस NaOH जो है कि अभिक्रिया करेगा तब NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा। ये एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है, और ये प्रकार का जो है कि बेस है मतलब कि क्षार है, और ये जो है कि लवण है, और ये जो है कि जल है। ये जो है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हमसे जो पूछा गया था कि कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण जो है कि वो कौन सा है, तो Al2O3 और ZnO इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस जो है कि उसका नाम दिया हुआ है और वो जो है कि पता आपको लगाना है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी का गर्म होने की पद्धति जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और ग्रीन हाउस गैस इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है। वो कैसे, आप लोग थोड़ा सा सुनिए कंसेप्ट को कि सूर्य से जो कि परावैंगनिक किरण के रूप में हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी गैस है जैसे कि उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। इस प्रकार की गैसें जो है उस परावैंगनिक किरणों को काफी मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पार्थिव विकिरण के द्वारा जो है कि पृथ्वी उसको बाद में उत्सर्जित करती है, जिससे जो कि पृथ्वी की टेम्परेचर वायुमंडल में बढ़ जाता है, ठीक। इसी पद्धति को जो है कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, टोटल का टोटल जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि हंसाने वाला गैस बोला जाता है, ये जो है कि CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जिम्मेदार है। अर्थात इसका राइट आंसर पूछा जाए तो बड़ा वाला टिक मारते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का नाम है, इसी गैस के कारण कुछ प्रभाव होता है, उसको जो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। उसी प्रभाव से जो है कि ग्लोबल वार्मिंग फैल जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब हुआ कि जो है कि तापमान की बढ़ोतरी। आप जान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब हुआ कि टेम्परेचर का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उसके लिए कुछ गैसें जिम्मेदार है और वो गैसों के नाम ये सब गैस जो है कि यही सब गैस जिम्मेदार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए। एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला जो है कि एक अम्ल का है, वो किस अम्ल का है आपको बताना है। दिया हुआ है H
COOH। ये जो है कि बीपीएससी का एग्जाम 68 वाले बीपीएससी जो लेटेस्ट वाला है ना, 69 सबसे लेटेस्ट है, लेकिन उसके पीछे वाला जो बीपीएससी है उसमें पूछा गया था। बीपीएससी जो है कि 68 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन में आपके सामने था कार्बोनिक अम्ल, एक ऑप्शन आप लोगों को बोर्ड पर नजर आ रहा होगा ऑक्जेलिक अम्ल, एक एसिटिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि C2CO3 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4 होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि C2H2O4 होता है। और एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। इसको जो है कि रसायनों का राजा बोला जाता है, रसायनों का राजा। कार की बैटरियों में ये सब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए कि कौन सा मिल रहा है, C2, तो 2 गो C है, ठीक है। C, एक और C नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यहीं पर ये कटपुट हो जाएगा, इसका तो नहीं होगा। C2 तो 2 गो C है। H2 तो 1 और 2, ये 2 H भी है, ये दोनों का खेल खत्म हो गया। और उसके बाद O4 तो 2 और 2 4 O4, यही वाला तो आंसर चुनना था आपको। ध्यान से देखिए, C2 2 गो C है, कार्बन की मात्रा, H2 2 हाइड्रोजन है, और O4 मतलब कि 4 ऑक्सीजन चुना था, तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्जेलिक अम्ल का ही इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिसको कि रसायनों का राजा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए बोर्ड पर आप लोग क्वेश्चन तो है लिखा इतना लंबा चौड़ा कि आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग कैसे सोचें। लेकिन ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, इतना नहीं बल्कि इतना बड़ा। देखिए ध्यान से, आप लोग सिर्फ पढ़ लिए क्वेश्चन सॉल्व। आपको 3 परख नलियां दी गई है, इनमें से एक में आशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है कि नीला हो जाएगा। आपके पास सिंपल शब्दों में इसको समझाया जाए तो 3 प्रकार का बर्तन दिया गया है। एक बर्तन में जो है कि पानी को रखा गया है, दूसरा बर्तन में अम्ल रखा गया है, और तीसरा बर्तन में जो है कि क्षार रखा गया है। अब आपको यह बताना है कि किस बर्तन में जो है कि अगर जो हम लाल लिटमस को डाल देते हैं तो वो नीला हो जाएगा। पानी में डालेंगे तब वो लाल वाला नीला कर देगा, या फिर अम्ल में डालेंगे तब लाल से नीला हो जाएगा, या फिर क्षार में डालेंगे तब जो है कि लाल से नीला हो जाएगा। एक ट्रिक आप लोग को देते हैं, बस इस ट्रिक को याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा, छालन। छालन जो है ना, वो क्षार जो है ना, वो लाल को वो नीला कर देगा, याद रखिएगा कि छा से क्षार, ल से लाल, न से नीला, एकदम सीरीज से। क्षार की जो होता है मात्रा वो लाल से नीला करने में सहयोग करता है, याद रखिएगा छालन से। एक होता है अनिल, किसी का नाम है ना, याद रखिएगा अनिल। तो अम्ल जो होता है वो नीला से लाल कर देगा, मतलब कि इसका उल्टा, नीला से लाल कर देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लाल से नीला हो रहा था, इसमें नीला से लाल हो जाएगा। कौन? अम्ल जो है वो नीला से लाल करेगा, क्षार जो है लाल से नीला करेगा। तो आप लोग से क्या पूछा गया था कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, तो लाल से नीला किसमें हो रहा है, क्षार में हो रहा है। क्षारीय विलयन मारिए, इसका आंसर और क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। विषम का पता लगाइए। रीजनिंग तो आप लोग जानते होंगे ना कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। एक ऑप्शन जो है कि उसमें ऐसा रहता है जो गड़बड़ रहता है, बाकी 3 ऑप्शन वैसा रहता है जो तीनों एक दूसरे से एक तीसरे से रिलेट रहता है। तो वही वाला चुनना है कि तीनों, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में जो है कि एक जो है कि गलत है, बाकी 2-3 जो जितने भी दिए हुए हैं वो सब एक दूसरे से मैच खाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि विषम को हमको चुनना है। फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के अनुसार, ये 67 में या फिर 68 में शायद पूछा गया क्वेश्चन था कि इसमें पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से रिलेट करके। तो एक चीज आप लोग को पता होगा कि रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को बोला जाता है जो एक बार अपने आप को चेंज कर लेता है तो फिर दोबारा जो है कि उस रूप में वो नहीं आ सकता है। जैसे एक बार अगर कोई फल पक गया
तो क्या अगर केला जो है कि कोई कच्चा है उसको आप पका दीजिएगा तो फिर से वही वाला केला को कच्चा कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। आम जो है एक बार पक जाता है तो दोबारा क्या वो कच्चा होगा? नहीं होगा। तरबूज जो है एक बार पक जाता है, लाल हो जाता है, तो फिर क्या वो हरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो फल का पकना जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, एक चीज ध्यान रखिए, तो फिर वापस नहीं आता है। ये सब ध्यान रखिएगा। भौतिक परिवर्तन इसका उल्टा होता है कि अगर जो चेंज कर दीजिएगा ना तो फिर जो है कि वापस आ सकता है। जैसे कि अगर जो कोई पानी को आप जो है फ्रिज में डाल करके बर्फ बना दीजिएगा, फिर बाहर जो है कि 1 घंटा आधा घंटा रखिएगा तो फिर से वो पानी बन जाएगा। ठीक। और वही वाला पानी को अगर जो गैस बना करके उड़ा दीजिएगा तो देखते होंगे कि कोई बर्तन से झाग देते होंगे और उसको जो है कि बॉइलिंग कोई चीज़ को करते हैं तो उसके तली में जो है कि गैस बन कर फिर से जो पानी चिपक जाता है। तो पानी जो है कि वो बर्फ बन सकता है, गैस बन सकता है, फिर से बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है, फिर से पानी में आ सकता है। ये सब जो है कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है कि बीपीएससी आंसर माना था उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, मतलब कि टोटल के टोटल जो है कि फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। एक बार फल पक जाएगा दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है। सीमेंट का जमना, एक बार अगर जो सीमेंट को आप जमा दीजिएगा दोबारा जो है कि सीमेंट प्राप्त कीजिएगा नहीं होगा उस रूप में। कोयले का जलना, एक बार कोयला को जला दीजिएगा दोबारा जो है कि वो कच्चा कोयला नहीं प्राप्त होगा, आपको भी पता होगा। तो ये तीनों का तीनों दिया हुआ था जो रासायनिक परिवर्तन से रिलेट करके दिया हुआ था। तो इसका आंसर बीपीएससी जो है कि ऑप्शन नंबर डी माना था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के सामने शानदार क्वेश्चन लेकर आते हैं ये वाला। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए एक बार और सोचिए इसका आंसर कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन आप लोग के सामने रखा हुआ है स्कर्बी थायमीन, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस एटीएस इसका, और उसके बाद सी में है टिटनेस बीसीजी, और डी में है मलेरिया क्लोरोक्वीन। तो आप लोगों को जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर जो बढ़िया से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिए, क्योंकि इस सेशन की समाप्ति जो है कि हम यही वाला तगड़ा क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। और अगला वीडियो जो आएगा उस वीडियो का शुरुआत भी हम इसी क्वेश्चन से उठाएंगे और इस क्वेश्चन को यकीन मानिए तोड़ मड़ोड़ कर रख देंगे। बस आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, और आपको अगर जो वीडियो पसंद आता हो, मेहनत पसंद आता हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। फिर अंत करते हैं इसका।